ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की साइड से हम जीत गए वाला जो ऑपरेशन है वो चालू हो गया। और बहुत हद तक अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करो तो आपको दिखता है कि काफ़ी लोग उससे प्रभावित भी हुए। उनके खुद के लोग तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक इस बात पे भरोसा कर लेते हैं। और उसकी एक वजह है और बाकी वजहों में वो है उनका ISPR, जो कि उनका PR वर्जन है, जो कि उनके नाम में ही है, उनकी डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस का। अम, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग वीडियो है द पैम्फलेट की, वो देखते हैं आज। कहा जाता है कि भारत के लिए जितना खतरा पाकिस्तान की ISI से है, उससे कई ज्यादा खतरा भारत को पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन से है। इसे समझते हैं। साल 2019 में तब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने OIC में भागीदारी की। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी, लेकिन ISPR के इस्लामोफोबिया कैंपेन ने कुछ ही महीनों में भारत की इस छवि को ध्वस्त कर दिया। ईरान, कतर और कुछ अन्य इस्लामी देशों के नेताओं द्वारा दिल्ली दंगों पर भारत की आलोचना, ये सब ISPR के जहरीले प्रोपेगेंडा का ही नतीजा था। इसके अलावा धारा 370 हटाने के खिलाफ प्रदर्शन, CA पर विरोध और भारत में इस्लामोफोबिया की बहस, इन सब के पीछे एक कॉमन थ्रेड था, ISPR की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तब ISPR ने फौरन काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू किया। फर्जी वीडियो, नकली बयान, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में प्लांटेड आर्टिकल छपवाए। मकसद था भारत की आतंकवाद पर जीत को हार की तरह दिखाना। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान की ISPR आखिर कैसे काम करती है, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है और कैसे ये भारत के लिए एक खतरे के रूप में उभर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो DG ISPR हैं, भले ही आपको पाकिस्तानी सेना के एक साधारण से आर्मी स्पोक्स पर्सन की तरह दिखते हों, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन आज भारत के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर रही है। ISPR का मेन काम है भारत के लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलना या उनके माइंड्स को कंट्रोल करना। पाकिस्तान आर्मी की ग्रीन बुक 2020, जो पाकिस्तानी सेना की पॉलिसी का डॉक्यूमेंटेशन होता है, में भी ये लिखा है कि आने वाले युद्ध भावनाओं और विचारों की लड़ाई होंगे। मतलब कि जो दुश्मन देश के लोगों के इमोशंस और विचारों को कंट्रोल करेगा, वही लड़ाई जीतेगा। और ISPR का मुख्य लक्ष्य भी यही है, दुष्प्रचार और माइंड गेम्स के जरिए भारत के नागरिकों और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स को इन्फ्लुएंस करना। हाल ही में आपने देखा होगा कि ज्योति मल्होत्रा जैसे इन्फ्लुएंसर्स कैसे कंटेंट बनाने के नाम पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भारत से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग बिना ISI और ISPR की मर्जी के पाकिस्तान में व्लॉगिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान में घूम सकते हैं या मरियम नवाज से मिल सकते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक ISPR के पास आज करोड़ों का बजट और एक लिटरली एक फॉरेन व्लॉगर की वीडियो है जिसमें वो अपना नॉर्मल कोई, आई डोंट नो, ब्रिटिश है या स्कॉटिश है कुछ था, अपना नॉर्मल जा रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है, और वो सडनली ये जो ज्योति मल्होत्रा है इससे मिलता है स्ट्रीट के ऊपर। और वो देखता है कि ये भी एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है, या ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं भी एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ इंडिया से। और वो व्यक्ति जिसका कि इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया से आया है, वो हैरान होता है कि मैं भी यूट्यूब क्रिएटर हूँ, इसको इतनी सिक्योरिटी क्यों मिली हुई है। वो ये मतलब इस पूरी सिचुएशन को देख के अपनी हैरानी व्यक्त करता है। और लाइक हाइंडसाइट में जब आप उस वीडियो को देखते हो आज सारी बातें बाहर आ जाने के बाद, तो एक और 4000 एपिफनी होती है ट्रेन आपके आगे। इंफॉर्मेशन वॉरियर्स की फौज है। इनका काम है न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी सेना की छवि को सुधारना, भारत में धार्मिक विभाजन अब ये फैलाना। जो 4,000 लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं, एज अ जॉब करते हैं, पेड बाय ISPR हैं इस काम को करने के लिए, और अपने दिल में शायद उनको ये भी लगता होगा कि हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, या जो भी, ये एक्स पे बैठे होते होंगे, ये फेसबुक पे बैठे होते होंगे, ये इंस्टाग्राम पे बैठे होते होंगे, ये यूट्यूब पे बैठे होते होंगे। और ये जो आपको, अगर आप एक्स यूज़ करते हो या ट्विटर यूज़ करते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी रैंडम अपेरेंटली गुड लुकिंग लड़कियों के अकाउंट मिलेंगे जो कि पाकिस्तानी अपने नाम से, अपने ओवरऑल उन्होंने अपनी पिक्चर्स लगाई होती हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, लाइक प्रोफेशनली क्लिक्ड पिक्चर्स। ऑफ कोर्स उनके नाम भी लड़कियों वाले ही होते हैं।
और वो फुल मतलब इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, मतलब क्या कहते हैं, ट्रोल कर रहे हैं, ये ऐसी ऐसी उन्होंने डाल रखे होते हैं दबा के पोस्ट्स, और मैं उनको देखता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि कितने ऐसी हाई सोसाइटी की लड़कियां हैं पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है जियो पॉलिटिक्स में। और आप लोग सोचोगे कि क्यों लगाएंगे वो लड़कियों की फ़ोटो या गुड लुकिंग लड़कियों की फ़ोटो और वहाँ से फिर वो जियो पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लड़कों को खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो देखना पसंद है, वो उनके लिए एक बेट होगा, वहाँ जाके वो उनकी बात सुनेंगे। ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम्स, हज़ारों बार रिपीट होगी, तो एक शक पैदा होना शुरू हो जाएगा देखने वालों के दिल में। तो ये लोग उस लेवल पे प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं जिस लेवल पे शायद हमारे यहाँ लोग सोच भी नहीं रहे होंगे। आना, कश्मीरी युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करना। आईएसपीआर कैसे काम करती है इसकी झलक हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिली। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पर हमला बाद में होता होगा, लेकिन डीजी आईएसपीआर उससे पहले ही मीडिया के सामने प्रेस ब्रीफिंग के लिए पहुंच जाते थे। इस दौरान आपने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? शायद एक भी नहीं, लेकिन डीजीआईएसपीआर हर दिन आपको टीवी पर दिखते थे। क्या आपने सोचा है कि इसकी क्या वजह है? इसे समझने के लिए आपको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के एक बेसिक नियम को समझना होगा। जिसने पहले दुनिया के सामने अपना नैरेटिव रखा, दुनिया उसी की बात मानती है, फिर चाहे वो झूठी क्यों ना हो। इससे होता यह है कि आपके दुश्मन का सारा जोर अब अपनी जीत को दिखाने के बजाय सामने वाले के झूठ को झूठ साबित करने में लग जाता है, और इतने में डिबेट नया मोड़ ले लेती है। उदाहरण के लिए 6 और 7 तारीख की रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने उड़ा डाले, और इस बार सबूत खुद पाकिस्तानी ही दे रहे थे। आपने भी हमले की हर वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी। लेकिन इन हमलों के तुरंत बाद डीजीआईएसपीआर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भारत की तरफ से अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई थी, लेकिन डीजीआईएसपीआर दनदनाते हुए टीवी पर आए और बिना किसी सबूत के बोल दिया, हमने राफेल समेत भारत के 5 जहाज मार गिराए। बस फिर क्या था, दुनिया के साथ साथ भारत के लोगों का ध्यान इस ओर से खींचा गया कि भारतीय वायुसेना ने उस दिन कितना बड़ा काम किया। डिबेट इस मुद्दे पर नहीं थी कि भारत ने पाकिस्तान और चीनी डिफेंस सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट्स को चकमा देकर पाकिस्तान की छाती पर वार किया। डिबेट अब ये थी कि हमारा राफेल गिरा या नहीं। तो इससे हुआ ये कि 5 जहाजों के गिरने वाली बात से पाकिस्तानी सेना ने अपने लोगों के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी बना दी और भारत के लोगों के मन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संशय पैदा कर दिया। और जो बची कुची उनकी वो होगी, वो इन जैसे और भारत के लोगों राहुल गांधी जैसे लोग जो कि कौन सी राजनीति कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को हेल्प कर रही है। इनका ट्वीट देखो, EM जयशंकर साइलेंस इज जस्ट टेलिंग, इट्स डैमनिंग। So I'll ask again, how many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew this wasn't lapse, this was a crime, and nation deserves the truth? ठीक है, अपने पॉलिटिकल और लाइक क्रूसेडर माइंडसेट वाली उसमें दुनिया को ये बता रहे हैं कि मैं तो सच ढूंढ रहा हूँ, और एक्चुअल में हेल्प कर रहे हैं ISPR के प्रोपेगेंडा को। अरे भाई, ये बात तुम प्राइवेट में भी तो पूछ सकते थे ना, ठीक है, और वेट भी कर सकते थे थोड़ा टाइम जब ये सारी चीज़ें एक क्लैरिफिकेशन के स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ क्लैरिफाई हो जाती हैं। सिर्फ द ओनली थिंग इट टेक्स इज टाइम। ये सारी बातें आप समझते हैं और आप नहीं समझते, और आप प्रधानमंत्री की पोजीशन के लिए अगर कंटेंट कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको। के मन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संशय पैदा कर दिया, और इसके लिए पश्चिमी मीडिया हाउसेस जैसे कि CNN, NYT का इस्तेमाल भी किया, जिन्होंने एंटी इंडिया आर्टिकल जिंदगी में कभी भी CNN, अल जजीरा, द गार्डियन, किसी इन सब में से किसी को भी न्यूज़ सोर्स मत समझ लेना। साबित करने की पूरी कोशिश की। और मजेदार बात यह है कि इन आर्टिकल्स को लिखने वाले भी ISI प्लांटेड पाकिस्तानी ही थे। तो देखा आपने, रणभूमि में मिली हार को भी जीत कैसे बताना है, यह पाकिस्तान बखूबी जानता है। और ये सिर्फ आज की ही बात नहीं है, 1948 का युद्ध हो या 65 और 71 की लड़ाई, यहाँ तक कि करगिल युद्ध भी, पाकिस्तान ने इन सभी युद्धों में खुद को जीता हुआ बताया। उसकी आवाम आज भी इन युद्धों को जीत की तरह सेलिब्रेट करती है। ऑपरेशन सिंदूर में 1965 की वॉर का जो वो दिन है, वो लोग लिटरली अपना डिफेंस डे के तौर पे मनाते हैं कि हमने डिफेंड किया है अपनी कंट्री को, जबकि हमला उन्होंने किया था। और ये बात कोई ये नहीं है कि वहाँ से छुपी हुई है, वहाँ के हर बंदे को भी ये बात पता है। बट एक फेक रियलिटी में रहने का क्या
ऑब्सेशन है या क्या लाइफस्टाइल है या झूठ ही जिस व्यक्ति की रियलिटी बन गई है, जिस कम्युनिटी की रियलिटी बन गई है। आई मीन आई एम प्रिटी श्योर वहाँ पे बहुत सारे सच बोलने वाले ईमानदार लोग हैं जो ये बात बोलते रहते हैं। मैंने खुद देखे हुए इंटरव्यूज़ जिनमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है, इंसिडेंट बाय इंसिडेंट। लाइक देखो सुनो जानो नाम का एक चैनल है, ठीक है, जिनको मैं प्रेज भी करता हूँ, उनकी एक वीडियो पे हमने रिएक्ट भी किया था। तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया इन सारे युद्धों को। हालांकि वो कहते इस तरीके से हैं ताकि उनकी भी इज्जत बच जाए थोड़ी बहुत, जो कि आई गेस कोई भी इंसान करेगा उस तरीके से, दैट्स जस्टिफाइड, बट सच बोल रहे हैं। तो आई डोंट नो, पर फिर भी वहाँ के लोग नहीं मानते, क्या कर सकते। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसके एयर बेसेस तबाह हो गए, लेकिन पाकिस्तानी तब भी सड़कों पर जश्न मना रहे थे। पहले मैं सोचता था कि शायद पाकिस्तानी दिमाग से ही इतने पैदल होंगे कि वो करारी हार को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जब मैंने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मशीनरी के बारे में पढ़ा तो उसमें एक नया पहलू सामने आया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नए दौर के युद्ध का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप भले ही लड़ाई हार जाओ, लेकिन अगर आपको नैरेटिव को शेप करना आता है तो आप अपनी आवाम और दुनिया के सामने खुद को जीता हुआ पेश कर सकते हो। और पाकिस्तान को ये बहुत पहले ही पता चल गया था कि अगर उसे अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी है तो उसे अपनी जनता और दुनिया के थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। मतलब कि जो पाकिस्तान चाहे सिर्फ वही चीज उसकी जनता और दुनिया के सामने जाए, फिर चाहे वो झूठी क्यों ना हो। इसीलिए तो पाकिस्तान ने साल 1949 में ही आईएसपीआर को खड़ा कर दिया था। वैसे तो शुरुआत में इसका काम सीमित था, जैसे कि पाकिस्तानी सेना की उपलब्धियों की जानकारी देना, प्रेस रिलीज जारी करना और अपनी जनता के सामने सेना की छवि को बेहतर बनाना। लेकिन फिर आया 1990 का दशक। दुनिया में पहली बार आया इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। आईएसपीआर ने इनकी इंपॉर्टेंस समझी और इन्हें अपने प्रोपेगेंडा सिस्टम का पार्ट बनाना शुरू कर दिया। आईएसपीआर ने नाटकों और टीवी शोज का सहारा लिया। आईएसपीआर ने बाय द वे ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, इस पे शायद सबसे ज़्यादा अगर किसी की नज़र जानी चाहिए तो वो पाकिस्तान की आम जनता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो पाकिस्तान की आम जनता को बनाया जा रहा है, जो कि किसी हद तक अब उन्होंने देखना भी शुरू कर दिया है कि कैसे जो एक्चुअल में किसी को अगर वो लीडर चुनना भी चाहते हैं तो कैसे आर्मी उस चीज़ को पलट देती है, उनके उस डिसीजन को, और ज़बरदस्ती अपनी बात चलाती है। और जब लड़ाई होती है तो इस तरीके के लड़ने की बजाय प्रोपेगेंडा ऑपरेशन करते हैं ताकि अपनी ही जनता का माइंड वॉश किया जा सके। साल 1992 में 2 नाटक बनाए, खजूर में अटका और सुनहरे दिन। इनमें कुछ नहीं था, बस इसमें पाकिस्तान की आर्मी लाइफ को ग्लोरीफाई किया गया। एक हिसाब से पाकिस्तानी सेना कितनी अच्छी और पावरफुल है ये दिखाया गया। साल 1994 और 2014 के बीच आईएसपीआर ने 6 आर्मी ओरिएंटेड नाटक बनाए। धीरे धीरे आईएसपीआर ने नाटक के अलावा डॉक्यूमेंट्रीज, देशभक्ति वाले गाने और रेडियो चैनल्स पर शो करना भी शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि अभी इसमें हमने से जो ये अल्फा चार्ली ब्रावो है, काफ़ी फेमस वहाँ का नाटक है। इसका जो मेन एक्टर है, आई थिंक उसका नाम आशिर अजीम है, और वो बंदा आई थिंक क्रिश्चियन है ओरिजिनली। वो इसमें मेन कैरेक्टर था इसमें, और वो व्यक्ति बाद में, और वो ओरिजिनल लाइफ में भी कस्टम्स का एक ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी इतनी इन लोगों ने ख़राब की, ये यहाँ की रियलिटी है सिस्टम की, कि उस बंदे को फाइनली इमिग्रेट होना पड़ा कनाडा, और वो क्रिटिसाइज़ करता है वहाँ के सिस्टम को बहुत ज़्यादा। आपको बताया कि आईएसपीआर आईएसआई से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये तो मनोरंजन कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मनोरंजन की आड़ में था नैरेटिव वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। इन सब के जरिए अब आईएसपीआर ना सिर्फ पाक आर्मी की एक अच्छी छवि बना रही थी, बल्कि इनके जरिए आम लोगों में अपने लिए इज्जत बनाना और बाय द वे ऐसा हर देश करता है, ये कोई स्पेसिफिकली इनके बारे में नहीं है, ऐसा हर देश में होता है। इनके बारे में स्पेशल ये है कि यहाँ पे एक स्पेशल यूनिट है इनकी डिफेंस फोर्सेस का, जिसका ये काम है, जो कि एक कंसर्न का मैटर होना चाहिए इनकी जनता के लिए, कि हमारी आर्मी के पास इतना बड़ा प्रोपेगेंडा विंग क्यों है, क्योंकि उस प्रोपेगेंडा विंग की जो निशाना होता है वो इनकी खुद की जनता होती है। भारत के खिलाफ और हमें भी मिसइंफॉर्मेशन भी फैला रही थी। होशियार कैसे रहने की इसे ज़रूरत है। समझते हैं? आईएसपीआर की एक मंथली मैगजीन आती है हिलाल। ये साल 1948 से पब्लिश हो रही है, जिसका हिलाल काम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का प्रचार। साल 2015 से अगर इस मैगजीन को एनालाइज किया जाए तो उसमें एक ना एक आर्टिकल भारत के खिलाफ जरूर होता है। कभी इसमें कश्मीर का जिक्र होता है, तो कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कभी हिंदुत्व का, तो कभी इस्लामोफोबिया का। लेकिन इस प्रोपेगेंडा मैगजीन माउथपीस में है। भारत पर डायरेक्टली हमला नहीं किया जाता था, क्योंकि आईएसपीआर को ये पता है
कि अगर भारत के खिलाफ डायरेक्टली कुछ लिखेंगे तो भारत के लोग इसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा समझ के डस्टबिन में डाल देंगे। इसीलिए आईएसपीआर बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस को खास तौर पर निशाना बनाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पर हमला करना आसान है, और इसलिए भी क्योंकि भारत का एक तबका इन्हें अपना दुश्मन मानता है। ये जो तबका है ना, इस टाइप के जो लोग हैं, ये हैं होते हैं फिफ्थ पिलर। अब फिफ्थ पिलर की डेफिनेशन जाके पढ़ना आप। आईएसपीआर का मकसद इसी तबके फिफ्थ कॉलम की जाके डेफिनेशन पढ़ना आप। को टारगेट करना है ताकि ये उनके प्रोपेगेंडा में बह जाए। ये मिस इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है। इन सब के लिए आईएसपीआर सहारा लेती है पाकिस्तानी यूथ्स का। इन्हें खुफिया इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के जरिए सोशल मीडिया एनालिसिस, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और डिजिटल प्रोफाइलिंग में ट्रेन किया जाता है। हायरिंग की प्रक्रिया को खुफिया रखा जाता है, ना वेबसाइट पर कोई जिक्र, ना आवेदन प्रक्रिया का कोई विवरण। फिर भी आईएसपीआर हर साल दर्जनों युवाओं को चुनता है, खासकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची जैसे शहरों से। खास बात यह है कि इनमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों के युवा कम ही नजर आते हैं। शायद इसकी वजह इन प्रांतों में युवाओं में पाकिस्तान के प्रति नफरत। लिंक्डइन पर ऐसे कई प्रोफाइल्स हैं जो आईएसपीआर के पूर्व इंटर्न रह चुके हैं। इनमें से कई ने अपने सीवी में सोशल मीडिया एनालिस्ट, मीडिया प्रोपेगेंडा और यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस तक लिखा है। आईएसपीआर की इस ऑनलाइन सेना को फ्यूचर ट्रोल्स आर्मी कहते हैं। इनका काम है सोशल मीडिया पर प्रचार, फर्जी खबरें बनाना और भारत विरोधी विचारों को फैलाना। ये आईएसपीआर के पेरोल पर सालों तक बने रहते हैं। कुछ पाकिस्तान में रहकर आईएसपीआर का काम करते हैं और कुछ पाकिस्तान के बाहर रहकर। मतलब कि एक बार जिसने आईएसपीआर की इंटर्नशिप कर ली, वो जिंदगी भर आईएसपीआर के सिपाही की तरह रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने एक्स यानी ट्विटर को अनबैन कर दिया था। ये इन्हीं ट्रोल आर्मी के लिए था जिन्हें पाकिस्तानी नैरेटिव को पुश करने के लिए एक्स पर खुला छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी सेना पहले तख्ता पलट के जरिए पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करती थी, लेकिन अब वो सीधे तख्ता पलट नहीं करती, बल्कि युवाओं के माध्यम से अपना प्रचार और इमेज बिल्डिंग करती है। इससे लोगों में उसकी छवि सुधरती रहती है, जिससे उसकी पूरे देश पर पकड़ भी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आईएसपीआर आज सिर्फ पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तानी सेना का प्रोपेगेंडा मशीनरी बन चुका है। एक ऐसा संस्थान जहां युवाओं को इन्फ्लुएंस किया जाता है और जहां साइबर वॉरफेयर की फौज खड़ी की जाती है। भारत को सिर्फ आईएसआई से ही नहीं, बल्कि आईएसपीआर जैसे सॉफ्ट पावर एजेंट से भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यह जंग अब सिर्फ सरहद पर नहीं, सोशल मीडिया, विचारों और नैरेटिव्स में भी लड़ी जा रही है। पेश कर सकते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होगी इस पूरे एपिसोड की, कि झूठ जो ये बोलते हैं ना, इसका असर परमानेंट नहीं होता, ये सिर्फ मोमेंटरी असर होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने जो किया और इनका जो इनकी हार हुई, जो भी कुछ हुआ, ये बात नहीं है कि ये बेसिकली क्लियर हो जाएगा उस इंसान के लिए जो सच जानना चाहता है विद इन लाइक अ ईयर। ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, सब तरीके के सोर्सेज वगैरह सब आ जाएंगे। जो मानना नहीं चाहता, जो सोया नहीं है बट सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसे आप नहीं जगा सकते। जो मानना चाहता है, जो एक्चुअल में सच जानना चाहता है, उसके लिए सारी बातें विद इन अ ईयर एनीवेज क्लियर हो जाएंगी। तो जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं उनका कोई परमानेंट असर नहीं होता, बट विद इन दैट मोमेंट या उस दौरानिए में जब ये चीज़ हो रही है, उस दौरानिए में इनकी आर्म फोर्सेस को लोग बचा लेते हैं ये चीज़ें करके। और वो शायद इनकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, आप जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। और एक बात और भी होती है कि लोग, इनका जो ट्रस्ट है वो अपनी जनता के ऊपर या उसके ऊपर, वो किसी हद तक कम भी हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है अब ये तो ये बात कर रहे थे, ये तो ये बात कर रहे थे। पर होता क्या है, नई जनरेशन आती है, वो बेचारी एक ऐसे लाइक सब लोग सच ही बोल रहे होंगे, हमारी फ़ौज अच्छी होगी, इस तरीके के माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं। एक पहले उन्होंने कभी झूठ सहा नहीं होता या इनके झूठ को कभी देखा नहीं होता, तो उनको नहीं लगता कि भाई ये झूठ इतना बड़े लेवल पे ही बोल सकते हैं। और ज़्यादातर वो होती है यंग जनरेशन। ये जो पिछले 20 साल में 2005 के बाद या 2000 के बाद भी जो पिछले 20 से 25 साल में जो वहाँ बच्चे पैदा होंगे, उन्होंने खुद से अपनी नज़रों से तो ऐसा कोई इवेंट पहले नहीं देखा होगा, अब देखा है। ठीक है, तो इनके लिए बिल्कुल ईजी रहा हो यकीन करना कि हम तो जीत गए, क्योंकि बुक्स में तो यही पढ़ा रहे हैं, पूरी एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने यही इंजेक्ट किया हुआ है इनके दिमागों के अंदर। ये इनको लगता है कि ये तो कुछ साजिश कर दी थी किसी बंदे ने, ये जो
इस तरीके के सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने की जो पिक्चर्स हैं और ये तो साजिश हो गई थी भाई। कारगिल वो इसलिए हार गए क्योंकि मुशर्रफ की गलती नहीं थी, क्योंकि इनके नेताओं ने सरेंडर कर दिया था, इसलिए हार गए। तो इस तरीके की बातें बना बना के अपने यंग जनरेशन को फुद्दू बना के रखते हैं, उनको फुद्दू काट के रखते हैं। और जब कोई इस तरीके का रियल इवेंट होता है और उसकी सच्चाई फिर सामने आती है लेटर ऑन, तब उनमें से वो लोग जो सच जानना चाहते हैं उनको थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। पर अफसोस की बात है कि ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं होते।